अगर शिक्षा का स्तर सुधर रहा है तो फिर मेरा समाज क्यों बिखर रहा है? तो फ्रीडम भी अपने आप में एक ऑर्डर लाता है। हमने पढ़ तो लिया लेकिन एक्शन ही नहीं लिया, क्योंकि जहां अपने एकेडमिक एजुकेशन से आपने ज्ञान हटा दिया, what remains is just a paper qualification, nothing more than that. बहुत जोर है आज तहजीब का, बहुत शोर है आज तालीम का, फिर भी बरकत नहीं होती, शायद नीयत ही खराब है। तो सबसे पहले हमें इस पे वर्क करना होगा कि do we have the right intention when we are starting anything? We are glorifying the villains. एजुकेशन इज अ प्रोसेस एंड इट इज नॉट अ प्रोडक्ट। मीडिया आज भी अनुष्का का बेबी बम्प हमें दिखा रहा है, तैमूर खान के नखरे दिखा रहा है और पता नहीं कौन कौन सी बातें दिखा रहा है, पर कहीं भी किसी भी चैनल ने इस बात का जिक्र नहीं किया। तो पहले तो हमें संकुचित दायरे से बाहर निकले कि शिक्षा सिर्फ और सिर्फ शिक्षण संस्थानों में दी जाती है कि जितना बच्चा अंदर पढ़ता है उससे कहीं ज्यादा बच्चा बाहर पढ़ता है। एक बच्चे को जब बहुत शौक से स्कूल आता है तो वो बहुत शौक से पढ़ता है, तो हमें उनकी बात सुननी पड़ती है और नहीं सुनेंगे तो वो फ्रिक्शन शुरू होता है। एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज है जो कि भाव से और अनुभव से पैदा होती है। लिसनिंग एंड टॉकिंग, आई थिंक वो मिस अगर हो गया तो समाज बिल्कुल गया। बट अनफॉर्चुनेटली जब ये बाहर जाता है और वहां से एक छोटी सी चीज ठप्पा मार के जब हमारे कंट्री वापस आती है, हम उसको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। नुक्ते ने बदल डाली जिंदगी हमारी, हम अर्ज करते रहे वो गर्ज समझते रहे। अपनी बात कह के वक्ता लीव कर जाता है मीटिंग में, जितना जर्फ है उतना ही खामोश है। कि वर्तमान युग के अंदर अभिमान चरम की तरफ बढ़ रहा है, हम दूसरों को सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। ईगो है ये इनसिक्योरिटी का दूसरा नाम। Life is going to throw googlies at you. We have to teach our children how to turn those googlies into 4s and 6s in life. अगर शिक्षा का स्तर सुधर रहा है तो फिर मेरा समाज क्यों बिखर रहा है? क्यों दिलों में अहंकार का घर है? क्यों आंखों में असफलता का डर है? क्यों सत्य के प्रति वो जुनून नहीं रहा? क्यों जीत में अब वो सुकून नहीं रहा? क्यों इंसानियत का नशा उतर रहा है? अगर शिक्षा का स्तर सुधर रहा है तो फिर मेरा समाज क्यों बिखर रहा है? नमस्कार, मैं हूं सुनील नागनोलिया और शिक्षा सरोकार सीजन 2 का एक नया अंक लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। शिक्षा को धुरी माना गया है समाज में। ये माना गया है कि जिस समाज की शिक्षा जितनी उन्नत होगी वो समाज भी उतना ही समृद्ध होगा। हम सब जानते हैं शिक्षा को सफलता की कुंजी कहा गया है, लेकिन ये सफलता की कुंजी, ये सभ्यता का जो पैरामीटर है, आजकल थोड़ा सा डगमगाया सा लगता है। उसकी वजह मुझे लगती है कुछ फिगर्स को, कुछ फैक्ट्स की जो इन दिनों मैं गौर करता हूँ तो मुझे नजर आते हैं। मैं अपनी बात शुरू करूं, उस कार्यक्रम में आगे बढ़ाऊं उससे पहले उन फिगर्स को आपसे रूबरू करवाना चाहूंगा। मैं देख रहा था कि सुसाइडल रेट की जो बात मैं करूं तो 90s में जहां पर ये रेट थी 7.9%, वो अगर मैं 2019 और 18 तक आते बात करूं तो ये रेट बढ़कर हो गई थी 13.9%। यानी कि हम अंदर से खोखले हुए जा रहे हैं। अगर मैं महिला सम्मान की बात करूं तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, लेकिन लास्ट ईयर यानी गत वर्ष 32,000 से ज्यादा रेप हुए और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि 94% मामलों में वो रेप जो विक्टिम थे उनके परिचितों ने ही की। तो क्या यही शिक्षा हम हमारे समाज को दे रहे हैं? मैं थोड़ी सी और जो बात करना चाहूंगा, अगर ओल्ड एज होम की अगर मैं बात करूं तो 90 के दशक से लेके अब तक ओल्ड एज होम में 20% से भी ज्यादा का इजाफा हो चुका है। 20 गुना की बात करूं तो बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है, यानी कि हमारे बुजुर्ग दर बदर हो रहे हैं। तो क्या यही शिक्षा दे रहे हैं हम लोग? मैं थोड़ा और भी बात करूं करप्शन को लेके। आपने पीछे डेटा चेक किए थे कि 2019 के मुकाबले 2020 में भारत आते आते करप्शन के मामले में 2 पायदान और लुढ़ककर 80वें स्थान पर आ पहुंचा, यानी हम लोग थोड़े और ज्यादा करप्ट हो गए हैं। मैं रोगों की बात करूं तो चाहे मानसिक रोग हो चाहे शारीरिक रोग हो, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। मानसिक रोगों पर अगर मैं आता हूँ तो हर 5 में से 1 को मानसिक व्याधि बताई जा रही है। वो इस तरह की उन्हें क्लिनिकल साइकोलॉजी की जरूरत है। अगर मैं शिक्षा पर खर्चे की अगर बात करूं तो 2010 के आसपास प्रति बच्चा जो खर्चा आ रहा था वो आ रहा था करीब 2,461 रुपए, जो कि 2018-19 तक आते आते बढ़कर हो गया 8,331 रुपए। यानी कि शिक्षा में निवेश तो
बढ़ रहा है, लेकिन समाज में तनाव उसी अनुपात में कम होने के बजाय वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ये हो क्यों रहा है? शिक्षा के मायने क्या है, सफलता क्या है, कुछ ऐसे बिंदुओं पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इस चर्चा को जो आगे बढ़ाएंगे, जो गुणीजन, जो विद्वजन हमें इन सवालों का जवाब देंगे, पहले मैं आपको उन गुणीजनों से रूबरू करवाता हूँ। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा हिंदू कॉलेज की जो प्रिंसिपल है। हिंदू कॉलेज एक ऐसा नाम जिसे किसी भी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसने देश को दिशा देने वाले बहुत से बहुमुखी प्रतिभाएं दी हैं। मैं आदरणीय प्रोफेसर अंजू श्रीवास्तव जी का अभिनंदन करता हूं कि उस कार्यक्रम से जुड़ी और हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा करने के लिए हमारे साथ में हैं। मैं आदर और अभिनंदन के साथ स्वागत करता हूं डॉक्टर जयश्री पेरीवाल जी का, जो कि चेयरपर्सन हैं जयश्री पेरीवाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की। जयश्री पेरीवाल जी, आपका अभिनंदन है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आदरणीय लता रावत जी का, जो कि कैम्ब्रिज कोर्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की चेयरपर्सन है। लता रावत जी, आपका भी अभिनंदन है। और मैं अभिनंदन करना चाहूंगा प्रतिमा शर्मा जी का। प्रतिमा शर्मा जी प्रिंसिपल हैं भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम स्कूल की। अंजु मैम, मैं आपसे एक जो सीधे सटीक शब्दों में जानना चाहता हूँ कि बेसिकली शिक्षा है क्या, जिसको लेकर इतना तनाव है? क्या है ये शिक्षा? धन्यवाद नरोल जी, सबको मेरा अभिनंदन। बहुत अहम आपने एक सवाल पूछा है, और शिक्षा या एजुकेशन है क्या, वाकई अपने आप में एक बहुत गहरा सवाल है और तरह तरह से उसका इंटरप्रिटेशन है। शिक्षा जो एक तरह से हम समझें तो दिस इज़ एक्चुअली बेसिकली कम्युनिकेशन, जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, जिससे हम ह्यूमन रेस जिसमें हम हैं उसका एक सुखद आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो इट इज़ बेसिकली जो मेन रोल जो वो अदा करती है वो यही है कि इट इज़ सेंट्रल टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड and the creation of a new culture, a fundamental transformation which takes place when the child, while being trained in various skills and disciplines, is also given the capacity to be awake to the process of his own thinking, feeling and action. यानी तरह तरह से वो skills वो ट्रेन हो रहा है, जैसे बच्चा बढ़ रहा है अपने बिल्कुल पैदा हुआ, फिर छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, और यूनिवर्सिटी में आया, यूनिवर्सिटी से निकल के उम्मीद की जाती है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा। तो उस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में जो वो डिसिप्लिन सीख रहा है या जो भी वो स्किल सीख रहा है, उससे उसको ये कैपेसिटी मिले कि वो अपनी थिंकिंग करे, अपनी एक फीलिंग क्या है करे और उसको कैसे एग्जीक्यूट करे। तो बेसिकली आई फर्मली बिलीव कि ये एक अलर्टनेस ऑफ अपने माइंड को अलर्ट करने का एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है। और इसमें जो एक डिबेट है वो ये है कि क्या the challenge or the opportunity is that what is the degree of freedom and what is the degree of discipline. बेसिकली फ्रीडम अगर है तो फ्रीडम भी अपने आप में एक ऑर्डर लाता है, तो उसको कैसे हैंडल करें और उससे कैसे अपने दिमाग को उन्नत करें, बिकॉज वी हैव, जैसे ह्यूमन रेस इज द ओनली रेस विच हैज़ बीन गिवन दिस माइंड। अगर माइंड को हम कोई एक सवाल को हम या कोई एक सीन को या कोई बात को सुनते हैं और उसमें हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं तो वो तो हमारी बुद्धि है, लेकिन अगर हम उसमें एक डिसीजन ले पाते हैं तो उसको हम इंटेलेक्ट कहते हैं। तो बेसिकली ऑल राउंड डेवलपमेंट की हम एक बहुत जनरल फॉर्म में बात करते हैं। कॉलेज एजुकेशन जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसमें जब बच्चा आता है तो वो एक ऐसे खुशी का अनुभव करता हुआ घुसे यूनिवर्सिटी में, और वहाँ से उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी एनालिटिकल स्किल्स हम बढ़ाएं और उसको वो आज़ादी, देखिए कॉलेजेस में बहुत आज़ादी है, लेकिन उस आज़ादी को हैंडल करना, उसको उसमें एक डिसिप्लिन चाहिए, अपने आप का डिसिप्लिन। तो अपने आप का वो डिसिप्लिन एग्जीक्यूट करते हुए या समझते हुए जब बच्चा आगे निकलता है
और एक अपने पैशन को जो भी समझना अपने आप में एक काम है, और जो भी उस पैशन को पहले रियलाइज करना और फिर उसमें आगे बढ़ना, और फिर उसे एक वेल ग्रूम्ड जिसे सिटीजन कहते हैं। और सिटीजन मैं वर्ड इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि वही एक हमारे पूरे समाज को रिप्रेजेंट करेगा और समाज के साथ के लिए कुछ कर पाएगा। तो मुझे लगता है एजुकेशन इज बेसिकली how we will transform our mind, our thinking skills into something that we can turn into reality. So it is a means. Education is an instrument, is a means. It is not the end. It will give you a know-how, but it will not be able to give you the end for it. That you have to do yourself. तो एक साधन, एक इनर इंस्ट्रूमेंट या आउटर और इनर वर्ल्ड को समझना और उसमें डिस्क्रिमिनेट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो एजुकेशन है। और उससे ही हम जो भी आज शब्द हम यूज़ करते हैं कि एनालिटिकल स्किल्स या वेल ग्रूम्ड पर्सनालिटी या ऑल राउंड कैपेबिलिटी या स्किल्स, आज अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है तो उसमें आ गई है और हम उसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो उसमें भी बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं, होलिस्टिक एजुकेशन और कम आउट ऑफ द साइलोज, डू मल्टीडिसिप्लिनरी थिंकिंग। फॉर व्हाट? फाइनली किस चीज़ के लिए? इसके लिए कि हम एक ऐसे समाज को रिप्रेजेंट करें जिससे हम एज ह्यूमन बींग्स हम खुश हों, बेसिकली सब कुछ अपनी अंदर और बाहर की खुशी के लिए। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा एजुकेशन का इज़ प्राइमरीली फॉर दिस कि हम खुले आज़ाद हों, लेकिन उस आज़ादी को हैंडल करना और अलर्ट डिसिप्लिन रखना वो अपने आप में मुझे लगता है कि एजुकेशन का एक मेन कारण बनता है। चलिए, बहुत खूबसूरत सी अपनी बात कहकर मैं संक्षेप में इस बात को कहूँ तो शिक्षा हमारे संचित अनुभव हैं जो कि जीवन को समृद्ध बनाने में, समाज को और समृद्ध बनाने में, विकसित बनाने में सहायता करते हैं। वो हमें हेल्प करते हैं कि हम गलतियां कम से कम करें और जीवन को सुखमय जी पाएं। बहुत अच्छी बात कही अंजू मैडम ने। मैं इन्हीं बात को लेके आगे कंटिन्यू करता हुआ बिल्कुल एक सवाल दूसरा जो जयश्री मैम की तरफ लेकर बढ़ना चाहूँगा। जयश्री मैम, अंजू मैडम ने बता तो दिया कि हमें शिक्षा क्या है और क्यों होनी चाहिए वाली बातें तो हमारे जहन में आ गई हैं, लेकिन ये शिक्षा हम क्यों दे रहे हैं? बच्चे खुद ब खुद भी तो ठोकरें खाकर सीख सकते हैं, वो भी तो ठोकरें खाएंगे और सीखते चलेंगे कि कहीं ना कहीं एक दबाव है कि हमें सिखाया जा रहा है, हमें मनाया जा रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि 5 में से 1% के दिमाग में इतनी हालत पहुंच गई कि उससे क्लिनिकल साइकोलॉजी की जरूरत है। तो उस प्रेशर को अगर मैं दिमाग में रखूं तो क्यों ना बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दें कि आप अपने लिहाज से शिक्षा लीजिए और अपने जीवन को उन्नत बनाइए। क्यों हम लोग शिक्षण संस्थान चला रहे हैं? धन्यवाद। मैं मानती हूँ कि एक नेटिव विजडम होता है, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनमें भी एक दिमाग है, उनमें भी एक सोच की शक्ति है। लेकिन जब हम एक स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जहां हम बच्चों को एक डिसिप्लिन के साथ कुछ सिखाते हैं, उनको सक्षम बनाने के लिए पूरी तैयारी से उनको आगे बढ़ाते हैं, उनका कर्तव्य समझाते हैं। उनका कर्तव्य उनके ऊपर है, उनके आसपास के लोगों का है, अपने देश के प्रति है, अपने समाज के प्रति है। तो ये शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपके बच्चों को सिखा सकती है गलत और सही का अंतर, और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट लाती है। ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है आज के युवा पीढ़ी के लिए कि वो भटके ना, वो आई मी माई सेल्फ के वर्ल्ड में ना रहे, वो अपने समाज और अपने एनवायरनमेंट और अपने सहपाठियों के तरह उनके लिए भी इतने ही रिस्पॉन्सिबल बने। और ये शिक्षा के एक माध्यम से हम कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि हमारे यह काम करने से इसका यह रिजल्ट आएगा, तो क्या ये सही है? क्या हमको ये एनालिटिकल स्किल्स बहुत बहुत जरूरी है, रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है, एक्शन बहुत जरूरी है। हमने पढ़ तो लिया लेकिन एक्शन ही नहीं लिया। हमें पता है यूज ऑफ प्लास्टिक इज वेरी रॉन्ग, बट आर वी टेकिंग एक्शन? सो टीचिंग विदाउट एक्शन is really not teaching. When you're saying that the rape cases are increasing, you're saying that mental health खराब हो रही है because सबकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं इतनी हो गई हैं, peer pressure है,
पेरेंट्स का प्रेशर है, और बस झटपट से उन्नति के उस स्तर पे पहुंचे जहां सब कुछ मुझे मिल जाए। Education is a process and it is not a product. Let us all focus on that process of educating and grooming our children in the right direction. If we are able to do this, we have almost mastered the art of grooming our new generation, a responsible generation, a generation that will commit to the world and make this world a better place to live in. चलिए, आपने जो बात कही उसी को लेकर मैं अगला सवाल जो मेरे जहन में आता है उसको पूछने से पहले मुझे एक शेर याद आता है कि बहुत जोर है आज तहजीब का, बहुत शोर है आज तालीम का, फिर भी बरकत नहीं होती, शायद नीयत ही खराब है। तो इस बात को मैं कनेक्ट करते हुए लता जी की तरफ लेकर बढ़ना चाहूँगा। लता मैम, अभी जयश्री मैम ने भी कहा और अंजू मैम ने भी हमारे से कहा कि कहीं के संचित अनुभव और उनको सही ढंग से बच्चों तक एग्जीक्यूट कर पाएं और वो उसे लेकर जीवन को समृद्ध बनाएं और समाज को समृद्ध बनाएं, ऐसा कुछ हो, इसके लिए शिक्षण संस्थान खोले गए। उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षण संस्थान इतने अच्छे से खुले हुए हैं, लेकिन समाज फिर भी पतन की तरफ जा रहा है। मैंने कुछ डेटा बताए थे, अगर आप गूगल खोल के देखेंगे तो आपको पूरी दुनिया नजर आ जाएगी कि हम कहाँ से शुरू हुए थे, और आप ज्यादा नहीं सिर्फ 20 साल का ही एनालिटिकल डेटा लेकर बैठिए, समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। तो ये हो क्या रहा है कि एक जो सफलता का जो हवा है दिमाग के ऊपर, है ना, कि मुझे सफल होना है, हमें सफल होना है, हमें आगे निकलना है, ये सफलता क्या है ना? क्योंकि इन्हीं से फिर मैं अगले सवालों की तरफ बढ़ पाऊं कि सफलता है क्या, कि सफलता वो ऐसे क्या हुआ कि जिसने हमारे तनाव इतना बढ़ा दिया। क्योंकि जहां तक मैंने जो पढ़ा है या समझा है वो तो ये था कि सफलता जीवन में सुकून लेकर आती है, और आज हम एक चीज हासिल करते हैं और फिर दूसरी के लिए तरसते हैं, परेशान होते हैं। तो क्या कहना है आपका, सफलता क्या है? थैंक यू सर। हम पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं एजुकेशन से लेकर, जिसको हम बोलेंगे एकेडमिक एजुकेशन। एक्चुअली है क्या वो? बेसिकली इट इज ज्ञान। जब आपको नॉलेज आती है तो आप कह सकते हो कि हमें ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हम एकेडमिकली क्वालिफाइड है, वेदर स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, किसी लेवल की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात है ज्ञान कब अर्जित करते हो आप? जब व्हेन द लर्निंग टेक्स प्लेस। एंड लर्निंग कब होती है? जब आपके इंटेंशंस पे डिपेंड करते हैं वो। जैसे आपने अभी कहा था, इंटेंशन प्लेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक एजुकेशन। क्योंकि जहां आपने एकेडमिक एजुकेशन से आपने ज्ञान हटा दिया, what remains is just a paper qualification, nothing more than that. So I'll just tell you that अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, आप एक्चुअली कुछ चीजें इस वर्ल्ड में चेंजेस लाना चाहते हो, उसके लिए लर्निंग हैज टू टेक प्लेस, एंड उस लर्निंग के लिए इंटेंशंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So let me explain to you with the help of an example. Let us take the example of 3 Idiots. 3 Idiots में there are these 3 boys जो एंटर करते हैं एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट। They come for the same course. They enter the Premier Institute. Intentions are different with all 3 of them. Where you feel Amir Khan is there, जिसका नाम वांगचुक है. He enters the institute. He knows कि इसके बाद 4 साल के बाद मुझे जो डिग्री मिलेगी, वो डिग्री is not going to come to me. So he just enters the institute with the intention कि मुझे बहुत ज्ञान अर्जित करना है इस इंस्टीट्यूट से. सेकेंड, जो रणछोड़ दास है, जिसको सिर्फ डिग्री से मतलब है, he is not interested only in learning at all. So in the end, what he gets is just a degree, no learning takes place, and he's very happy with that. Now we come to the second character, which is Farhan. Now Farhan enters this institute because his parents want him to enter this institute. वो बोलते हैं समाज क्या कहेगा, क्या आप फोटोग्राफर बनोगे, आप करना क्या चाहते हो, तो उसके पेरेंट्स उसे फोर्स करते हैं टू मेंटेन अ स्टैंडर्ड इन द सोसाइटी, टू हैव अ सम स्टेटस इन द सोसाइटी, आपको इस कोर्स के लिए जाना है. नाउ व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दैट? नो लर्निंग टेक्स प्लेस. अल्टीमेटली फरहान को लर्निंग में पैशन ही नहीं आता क्योंकि उसके इंटरेस्ट का काम नहीं है. सो अल्टीमेटली ही क्विट्स दैट एंड गोज बैक टू हिज पैशन व्हिच इज फोटोग्राफी. नाउ वी कम टू द थर्ड कैरेक्टर, हु इज राजू. नाउ दिस राजू enters this Premier Institute with the only intention कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, आई हैव टू गेट माई सिस्टर मैरिड, इसलिए मुझे अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज टू इम्प्रूव.
So he enters with this intention and that is the reason वो हमेशा एग्जाम से डरता है. उसको हमेशा एक भय रहता है कि अगर मुझे प्लेसमेंट नहीं मिली, मैं जॉब नहीं कर पाया तो. That is the reason राजू हमेशा एग्जाम से डरता है. It is only when he later realizes कि मुझे ये डर इसलिए है क्योंकि मेरे लर्निंग की जो रीजन है is something else. जो वो डर निकाल देता है अपने दिमाग से, then he is able to face the life with confidence. He is able to face the life also with confidence and the placements also and the interview also with confidence. He knows the reason. अब इन सब चीजों को अगर हम देखें तो इन सबका टेक अवे बहुत डिफरेंट था. इन सबका टेक अवे अगर देखिए आप तो टेक अवे हर किसी का बहुत डिफरेंट था. वो इसीलिए क्योंकि इंटेंशंस क्या थे. तो सबसे पहले हमें इस पे वर्क करना होगा कि do we have the right intention when we are starting anything, whether it is starting a course और आप किसी भी कोर्स के लिए जा रहे हो, क्या इंटेंशन है. अगर intention is only paper qualification, the learning will not take place. If there is no learning, let me tell you very clearly, no knowledge will be there. Now we come to the second part जो आपने कहा था, क्या सक्सेसफुल रहने के लिए क्या academic qualification और knowledge that itself is sufficient? So I'll answer the second part now. आप research देखिए, if you research on all the people who are very successful all over the world, the conclusion of the research is that all the people, इनका अगर IQ देखें आप, तो IQ was, किसी का IQ high था, किसी का IQ normal था, किसी का IQ below normal भी था, but everybody's emotional quotient was very high. So this conclusion from the research comes that the IQ is not as important when it is compared to emotional intelligence. So emotional quotient जिसका high होता है, they felt they are able to face life in a better way. That was the conclusion. And the best part about it is IQ is something which you inherit from your parents. So अगर आप उस पे मेहनत करते हो, आप practice करते हो, मेहनत करते हो, you improve by 20 to 25%. But when it actually comes to emotional intelligence, the best part is it can be inculcated 100% into any child, any person. So here, that is the reason emotional intelligence plays a very strong role. अब which are the 5 key elements to emotional quotient या emotional intelligence जिसको बोलते हैं? They are self-awareness. मुझे लगता है ये वाला सवाल मेरा आगे का बनेगा. उससे पहले है ना, ये उसमें हम जिक्र करेंगे कि ये क्या है. उससे पहले मैं अगला सवाल लेके प्रतिमा जी की तरफ बढ़ना चाहूंगा. प्रतिमा मैम, अभी जैसे हम लोग सुन रहे थे, अंजू मैम ने भी कहा, जयश्री मैम ने भी कहा, लता मैम ने भी बड़ी खूबसूरती से समझाया कि एजुकेशन के मायने क्या हैं और किस तरह से सफलता की तरफ हमको लेकर जा रही है. और सभी अपने अपने स्तर के ऊपर, अभी जैसे लता मैम बहुत ही खूबसूरती से समझाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं ना कहीं नीयत का बहुत बड़ा रोल है. अगर नीयत साफ नहीं है, या नीयत से बड़ी बात कहूँ कि अगर आपका उद्देश्य अगर साफ नहीं है कि आपको उससे चाहिए क्या, तब तक दिक्कत है. और हम लोग को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डिग्रेडेशन क्यों समझ में आ रहा है? क्या वाकई ये नीयत बच्चों में खराबी आ रही है, या टीचर्स में गड़बड़ी आ रही है, या फिर पेरेंट्स में समस्या आ रही है? अब क्या देखते हैं, कहाँ किसकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हावी होती हुई आपको नजर आती हैं? देखिए, बात यदि हम ये डिग्रेडेशन की करें तो इसके लिए सिर्फ शिक्षा ही जिम्मेदार नहीं है. यदि हम देखें तो समाज में जो तथाकथित पतन आ रहा है, the degradation that is happening in the society is because of the effects that are affecting the child, various things that are affecting the child, and of course the media is also there. We are glorifying the villains. हम देखते हैं कि हम कहीं भी उन लोगों की तारीफ नहीं कर रहे हैं जो वाकई तारीफ के हकदार हैं. अभी पिछले दिनों की बात करें तो अभी हाल ही में, आज सुबह ही मेरे पास एक व्हाट्सएप आया जहाँ पे नेवी का एक ऑफिसर छुट्टी मनाने के लिए अपने घर गया हुआ था. तो घर बैठे बैठे उसने सुना कि आज से कहीं चीख पुकार की आवाज आ रही है. वो बाहर निकला और उसने देखा कि एक घर में आग लग गई. घर के अंदर 4 छोटे छोटे बच्चे थे. एक ऑब्वियस सी बात है, कच्चा घर, उस घर में 4 छोटे छोटे बच्चे थे. जब तक वो घर के अंदर गया उन्हें बचाने के लिए, तब तक आग काफी फैल चुकी थी. फिर भी उसने 3 बच्चों को वो बाहर ले आया. 4था बच्चा अभी भी अंदर था. जब उन 3 बच्चों को वो बाहर ले आया, ही वॉज ऑलरेडी 85% वो जल चुका था. He had inflicted 85% burns on his body.
that he had the fourth child on his mind. अब उसके बावजूद भी वो उस चौथे बच्चे को बचाने के लिए फिर अंदर भागा और उसने उस चौथे बच्चे को भी बचा लिया. Finally, when he came out, he had saved all the 4 of them and he had 95% burns on his body. This is an episode of a district in Bihar. I am forgetting the name. He, being in the Indian Navy, could, avail the best of the medical facilities and he was rushed to Delhi. But ultimately, वो अफसर नेवी का poor fellow, he succumbed to burns and died. पर क्या कहीं भी इस बात का जिक्र हुआ कि एक व्यक्ति ने ऐसे अपनी जान गंवा दी? क्षमा चाहती हूँ, मीडिया आज भी अनुष्का का बेबी बम्प हमें दिखा रहा है, तैमूर खान के नखरे दिखा रहा है और पता नहीं कौन कौन सी बातें दिखा रहा है, पर कहीं भी किसी भी चैनल ने इस बात का जिक्र नहीं किया. So are we really glorifying the heroes? Unfortunately, we are glorifying the villains, क्योंकि वही तो कहानियां हैं जो बिकती हैं और जो बिकता है वही ग्लोरीफाई किया जा रहा है हर जगह. तो माफ कीजिए, शिक्षा के मंदिरों को ब्लेम मत कीजिए. समाज का पतन शिक्षा की वजह से ही नहीं हो रहा है. क्या ये कहना कि शिक्षा सुधर रही है फिर भी मेरा समाज बिखर रहा है, सुनील भाई, अतिशयोक्ति है. क्योंकि समाज कई चीजों से मिलके बनता है और शिक्षा सिर्फ उसका एक अंश है. आज इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, मैं आपके प्लेटफॉर्म को यूज करूंगी. आज मैक्सिमम रिजल्ट प्राइवेट स्कूल्स दे रहे हैं. जितने फिलोसोफर्स, IITians, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, गायक, संगीतज्ञ या इस समाज पे मरहम लगाने वाले हम प्राइवेट स्कूल पैदा कर रहे हैं, उतना शायद कोई भी सेक्टर नहीं कर रहा. परंतु अफसोस की बात है कि आज वह शिक्षक बिल्कुल चौराहे पर इस हालात में खड़ा है कि किसी ने ठेला लगा लिया है, कोई सब्जी बेच रहा है या कुछ और कर रहा है. और ये प्राइवेट मैं माफी चाहूंगा प्रतिमा मैम, लेकिन शायद आप अपनी बातों में उलझने की कोशिश कर रही हैं. मैं क्षमा चाह रही हूँ, परंतु क्षमा प्रार्थना अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि आप. मैं क्षमा चाह रही हूँ सुनील भाई, परंतु शिक्षा को ब्लेम करना इतना आसान नहीं है और उचित भी नहीं है. हर स्तर पर पतन हो रहा है और निश्चित रूप से शिक्षा थोड़ा बहुत यदि समाज को बचाए हुए है तो वह शिक्षा और शिक्षक ही है. मैं पहले तो अपने मोटिव को क्लियर कर दूं कि शायद आप लोग समझ नहीं पाए कि मेरा मकसद शिक्षा संस्थानों से नहीं था, शिक्षा से था. और वो शिक्षा, इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं अपनी चर्चा को डिस्कशन में शुरू करूं, उससे पहले उन पॉइंट्स को क्लियर कर लें कि हम लोग चाह क्या रहे हैं. शिक्षा का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो कि हम किसी स्कूल या कॉलेज से लेते हैं. शिक्षा का मतलब वो है, वो अनुभव जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाए. और जरूरी नहीं है कि मैंने विज्ञान नहीं पढ़ी है तो फिर मैं जीवन या समाज में अच्छे से नहीं जी सकता, है ना. समाज में जीने के लिए मुझे समाजशास्त्र मेरे पिता ने पढ़ाया, मेरी माँ ने पढ़ाया, मेरे परिवार ने पढ़ाया है, जो कि मैंने आपसे नहीं सीखा, किसी स्कूल में नहीं सीखा. तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर मैं समाज में असफल होता हूँ तो मैं उसका दोष सिर्फ शिक्षण संस्थान पे दे रहा हूँ. मैं शिक्षा की भी बात कर रहा हूँ जो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली है, जो मुझे मेरे परिवार, मेरे परिजनों, मेरे समाज से भी मिली है. तो पहले तो हमें संकुचित दायरे से बाहर निकले कि शिक्षा सिर्फ और सिर्फ शिक्षण संस्थानों में दी जाती है. मैंने कहा ना कि ये जो सारा मामला था वो सिर्फ मैं आपसे सिर्फ इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ. ये सारी बातें मैं भी बोल सकता 2-4 लाइनों में कि शिक्षा क्या है, सफलता क्या है. ये 1 लाइनर बातें थी जिनके लिए हमें इतनी डिबेट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपके मुंह से कहलवाना चाहता था. चलिए, एक आखिरी सवाल जो और मेरा जो रहता है उसके बाद में फिर मैं चर्चा शुरू करूंगा. अंजू मैडम, आजकल हम लोग ऐड देखते हैं, मैं मीडिया से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और आप भी देखते ही होंगे. हम ऐड देखते हुए मैं बड़ा भ्रामक सा लगता है कि हमारा स्कूल, हमारी कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी इतनी एकड़ में फैली हुई है, हमारे यहाँ पर इतनी AC लगे हुए हैं, हमारे यहाँ पर इस तरह का ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है. तो मुझे लगता है कि सवाल के बाद मैं इसको जिरह को शुरू करूंगा. तो हम लोग इन शिक्षण संस्थानों के अंदर कोई क्या बाड़े बना रखे हैं, या बच्चों को लेविश बनाने के लिए बुलाते हैं, या फिर वहां पर शिक्षा देने के लिए बुलाते हैं? हमें क्यों उन चीजों पे जोर नहीं देते कि हमारे यहाँ, जैसे मैंने भी बात की, हिंदू कॉलेज इतना बड़ा नाम है जहां से अगर मैं फहरिस्त शुरू करूं उन एलुमनाइज की तो शायद पूरा शो खत्म हो जाएगा. तो ये परंपरा क्यों छूट रही, क्यों हम लोग इन बाड़ों का जिक्र करते हैं? मेरे पास 20 एकड़ है, मेरे पास 100 AC है, मेरे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे पास में वो इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर हम लोग चाहते हैं कि वही बच्चे
उस भौतिकता को छोड़कर सामाजिकता की तरफ जुड़े, अपने परिवार की और समाज और संसार की सारी जिम्मेदारियां निभाएं, क्योंकि बीज तो हम ही डाल रहे हैं ना कि 20 एकड़ बड़ा होता है और जो समाज की सेवा बड़ी नहीं होती है। तो इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए, क्या मंशा लगती है आपको? अनिल जी, that's not to the right person. आपने ठीक जने से ये सवाल नहीं पूछ रहे क्योंकि मैं इसलिए ये कहना चाहती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ तो बिल्कुल सरकारी संस्थान एक तरह से हमारा प्राइवेट एडेड कॉलेज है, बट उसका तो कंट्रीब्यूशन 5% होता है, तो बेसिकली हमारा तो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स चलते हैं, तो हम तो बिल्कुल प्रचार करते ही नहीं है कॉलेजेस। मैं क्या, हमारी पूरी यूनिवर्सिटी नहीं करती है। हाँ, जो आपका कहना है कि हमारे बहुत प्रतिष्ठित एलुमनाई हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वो बेसिकली जो हम अपना मानते हैं कि हमारे एसेट क्या है, वो हमारे स्टूडेंट्स ही हैं। उसका कई कारण हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे एक तरह से ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा समझी जाती है या पार्टिजन व्यू कम समझा जाता है, और इस तरह से। और एक सारा if you see the complete composition of the colleges, then we represent the entire country. It's a microcosm of the country where you have a complete heterogeneous mixture. You have from various financial backgrounds, various social backgrounds. And जो आप प्रचार की, तो I don't want to digress because of the shortage of time. लेकिन ये मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कुछ हैं, कुछ हम हायर एजुकेशन में आए हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और वाकई उनको मेहनत करनी पड़ रही है ज़्यादा, ताकि उन्हें उतना नाम और उनका वैल्यू फॉर देयर कंप्लीट स्ट्रक्चर मिले। अब उसमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ करी जाती है या फलाने 20 एकड़, ऐसे तो हमारा कॉलेज भी 25 एकड़ में है, लेकिन हम कभी कहते नहीं, अब थोड़ा बहुत हमने भी कहना शुरू कर दिया बिकॉज एक थोड़ा ट्रेंड बनता जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अच्छा एटमॉस्फेयर, बेसिकली एजुकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए भी एक एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा या अपने क्लास के अंदर पढ़ रहा है, मैं हायर एजुकेशन के लिए तो पूरे जोर से ये बात कह सकती हूँ, एंड आई थिंक इसमें ये नहीं कि हायर एजुकेशन में अलग है और स्कूल एजुकेशन, ट्रेंड वैसा ही रहता है कि जितना बच्चा अंदर पढ़ता है उससे कहीं ज्यादा बच्चा बाहर पढ़ता है, और जो बाहर वो पढ़ता है उसमें उसका पीयर कैसा है, उसका ग्रुप, उसका एटमॉस्फेयर क्या, उसको वो आज़ादी मिल रही है। अब फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज में हम लोग तरह तरह से बच्चों को देनी भी पड़ती है आज़ादी। आई वोंट से कि मुझे बहुत शौक है आज़ादी देने का, लेकिन जो ट्रेंड होता है हायर एजुकेशन में ये होता है कि आपको यू हैव टू लिसन। मैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे सुनना बहुत पड़ता है बच्चों, मैम ये क्यों नहीं हो रहा, मैम वो क्यों नहीं हो रहा, मैम ऐसे करवाइए, मैम वैसे करवाइए। तो आई हैव टू गिव देम अ लॉट ऑफ पेशेंट हियरिंग, एंड देन वी हैव टू डिस्कस कि अच्छा ये कॉलेज के लिए और आपके लिए कैसा रहेगा और ये नहीं रहेगा। और जब हम ये डिस्कशन करते हैं उससे निकलते हैं बहुत सारे चैनल्स, और उससे निकलते हैं बहुत सारे समाधान, और उनसे वो अपने आपको कल्टीवेट कर पाते हैं जो उनका पैशन है। अब आज के टाइम में चाहे मैं भी कोई बहुत ओल्ड एज ग्रुप की नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी मैं टेक्नोलॉजी से इतनी ज़्यादा एब्रेस्ट नहीं हूँ जितना आज का यंग स्टूडेंट है। तो वो बच्चा जब कहता है कि मैम हमारे कॉलेज में ये इस तरह की एंटरप्रेन्योरशिप सेल होनी चाहिए, स्टार्टअप होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो हमें उनकी बात सुननी पड़ती है, और नहीं सुनेंगे तो वो फ्रिक्शन शुरू होता है, और फ्रिक्शन से उनको अपना जो पैशन है वो नहीं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो आप नेगेटिव बातें बताते हैं कि एजुकेशन इतनी अच्छी होने के बावजूद भी, और सरकार का निरंतर प्रयास है, इस वक्त जो NEP है उसमें भी यही सब बातें हैं, लेकिन लिसनिंग एंड टॉकिंग, आई थिंक वो मिस अगर हो गया तो समाज बिल्कुल गया। और हमने इतने केसेस अपने कॉलेज में भी देखे हैं जहां हमें, आपको मैं बताऊंगी, आई थिंक देयर इज वेरी लिटिल टाइम, बट आई विल जस्ट गिव यू वन लाइनर दैट एट 10:30 इन द नाइट आई गेट अ कॉल। अभी कोविड के टाइम में मुझे एक फ़ोन आता है मेरी काउंसलर का। अब आपके यहाँ पे भी काउंसलर्स, स्कूल्स में तो काउंसलर्स हमेशा से बहुत टाइम से हैं, कॉलेजेस में कभी काउंसलर्स नहीं होते थे, अब हमारे पास काउंसलर्स पूरे हैं, फुल टाइम काम करते हैं। और आज की तारीख में कोविड के टाइम में जितना हेल्प काउंसलर्स कर रहे हैं,
it's remarkable. They are completely available 24/7. MHRD, I mean Ministry of Education की तरफ से भी ये प्रयास है. So one line I was wanting to say was this कि 10:30 in the night I get a call from the counselor, ma'am, there is an urgent need for intervention. So I said क्या हुआ, क्या अभी करना है? तो she said कि मैम अगर आपके पास टाइम है तो अभी करना है उसको सॉल्व. मैंने कहा चलो ठीक है, जूम मीटिंग लगाइए आप उनकी. वो नॉर्थ ईस्ट में बच्चा रहता है, और क्योंकि जो काउंसलर थी उसको पता चला कि कुछ उसकी बातें कुछ गड़बड़ हैं और कहीं ना कहीं उसमें कुछ टेंडेंसी है जो उसको गलत डायरेक्शन में ले जाएगी. हमने फौरन जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करी. हाफ एन आवर के अंदर पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, बच्चे से कंटिन्यूसली बात करी, ब्रदर से बात करी, और फिर बच्चे को हमने कहा प्लीज घर से थोड़ा दूर हो जाइए. फिर पेरेंट्स और ब्रदर ने हमारे पास हमको इतना शुक्रिया अदा करा. आई डोंट वांट टू गेट थैंक यूज फ्रॉम पीपल, बट उस इंटरवेंशन से बच्चे को उनकी नजर ज्यादा अच्छी रही और नाउ द चाइल्ड इज सेटल्ड. तो वो जो एक स्पोरेडिक इवेंट आता है कि जिसमें हमारे पास कोई है नहीं जिसको हम बात कर सकें, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हमें काउंसलिंग, नॉट द टेक्निकल टर्म ऑफ काउंसलिंग, टीचर और टॉट का रिलेशन जो होता है वो गुरु और शिष्य का रिलेशन है, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाएं, काउंटर क्वेश्चंस हों, डिस्कशन मोड में आए, काफ़ी सारी चीज़ें हल हो सकती हैं. लेकिन आज के हमारे पास भी और स्कूल्स में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टीचर स्टूडेंट रेशियो हम तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते. अच्छा, इतना बच्चा आ जाता है, तो बहुत सारे इश्यूज हैं. लेकिन अटेम्प्ट इंटेंशन, जैसे हमारे में से एक आपने लता जी ने बोला, बिल्कुल ठीक बात है, इंटेंशन होना चाहिए. और एजुकेशन में जैसे आप लर्निंग की बात करते हैं, मेरे हिसाब से लर्निंग इज वन इंस्ट्रूमेंट, द अदर इज ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्व करवाइए तो बहुत सी चीजें हल हो सकती हैं. चलिए, मुझे लग रहा है शायद मैंने सवाल गलत व्यक्ति से पूछ लिया था, तो उसी बात में से आपने बड़े खूबसूरती से उसका जवाब दिया. और वैसे मैं प्रतिमा जी से कहूँगा, मैडम आपको अपने सवाल का थोड़ा सा जवाब अंजू मैडम की बातों में मिल गया होगा कि जैसे अभी आपने जो प्राइवेट और गवर्नमेंट एजुकेशन के बीच में जो बातें कही थी, उनका जवाब अंजू जी ने मेरी जगह दिया, उसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ अंजू मैम का. चलिए, मैं इसी सवाल को लेके जयश्री मैम की तरफ मुखातिब होना चाहूंगा. जयश्री मैम, तो उसी सवाल को जो मैंने अभी अंजू मैम से पूछा था कि ऐसा क्यों होता है कि हम उस लैंडस्केप की बात करते हैं, हम इंटेलिजेंस की बात नहीं करते, हम एल्युमनाइज की बात नहीं कर रहे होते हैं, या एजुकेशन जो प्लस उसकी बात नहीं कर रहे होते हैं. उसका मैं संक्षेप में आंसर चाहूंगा, उसके बाद मैं आपसे एक अगला सवाल लेना चाहूंगा. तो मैं कहती हूँ मेरा स्कूल है 50 एकड़, मैं कहती हूँ मेरे स्कूल में एसी है, मैं कहती हूँ कि मेरे स्कूल में बहुत खुली जगह है, रेन हार्वेस्टिंग है, सोलर प्लांट्स हैं, इकोलॉजी देखते हैं, वाटर लेक बना रखा है. यह सब जरूरी है मेरे अंदर कि हम एक बच्चे को ऐसा माहौल दें where they are so easily ready to observe and learn and love coming to school. एक बच्चे को जब बहुत शौक से स्कूल आता है तो वो बहुत शौक से पढ़ता है. जमाना बदल गया है. जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मेरे घर में भी एसी नहीं था, मेरे कार में भी एसी नहीं था, तो मेरे स्कूल में भी नहीं था. लेकिन अब मेरे घर पे है, मेरी कार सब पेरेंट्स की कारों पे है, तो स्कूल में क्यों ना हो. हम एक स्कूल में ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करें जो हमारे घर से बेहतर हो, तो बच्चे तत्पर रहें स्कूल आने के लिए. वो ऐसा नहीं करें कि वो स्कूल आने में कतराएं, बंक मारें, बहाना ढूंढें. तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है. एलुमनाई तो हमारा बहुत ही बेहतर है. And I'm being honest and I'm publicly telling you, we are number 1 in the country for placements in Indian colleges and colleges in the world. All Ivy colleges, our children are coming, they're going to Hindu and Stephens and LSR, everywhere in Delhi University and Bombay. So ये नहीं है कि एक अच्छा environment दे दिया तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है. They are complementing one another. Environment, अच्छी शिक्षा और अच्छी पहुंच. मैं माफी चाहूंगा, लेकिन सदगुरु की अगर मैं बात यहाँ पर मैं लेकर आना चाहूंगा, तो सदगुरु ने एक बात कही इस मामले में कि जिंदगी में हम जितनी सहूलियतें देंगे, इंसान भीतर से उतना ही कमजोर होता चला जाएगा. अगर उसे प्रकृति से जितना दूर करेंगे, इंसान मानवता से भी उतना दूर होता चला जाएगा. अगर हमने ये लेविशनेस इसी तरह से बच्चों के जीवन में बढ़ाते चले गए एनरोलमेंट्स के लिए, और हमें ये लगा कि हमें सिर्फ
क्योंकि ये तो कुछ इस तरह की बात हो गई ना। मैं एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज है, जो कि भाव से और अनुभव से पैदा होती है। अगर हम इसे इतना लेविश बना देंगे और वो जीवन में भाव ही नहीं लेते आ पाएंगे, महसूस ही नहीं कर पाएंगे, तो मैं मान लीजिए कहने का मतलब ये तो पढ़ सकते हैं कि चाय गर्म होती है, लेकिन चाय पिएंगे नहीं तब तक उन्हें उस ताप का, उस गर्मी का एहसास कैसे होगा? तो आपको नहीं लगता कि इसे जनरेशन अगर हम लेविश इतना बनाएंगे तो अगली पीढ़ियां थोड़ी सी कमजोर हो जाएंगी? आपको बच्चों को टफ बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन मेक देम टफ इन द स्पोर्ट्स ग्राउंड, गिव देम competitive environment, it will, your children will automatically get tough. अगर बच्चों के results, we getting the maximum IITs, we getting the maximum children going to the Ivy Leagues, मैं कह रही हूँ Stanford, Brown, we getting it, कैसे? जब सुनील भाई, जैसे मैम, तभी तब can I just complete, Pratima ji? Thank you for that. So it is important that there has to be a blend, a mixture, जहाँ environment भी अच्छा हो और teachers भी अच्छे हो और उनके साथ माहौल ऐसा करें जहाँ competitive environment हो, एक तत्पर बच्चे को सीखने की, पहुंचने की हौसला हो, जज्बा हो, जोश हो, and rest not till you rest. We believe in that. We need to elevate souls. जब तक हम इस वृद्धि पे नहीं आएंगे, और ये किसने कहा कि एक एसी आपको बिल्कुल निराश कर देगा अपनी जिंदगी में कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो पहले अपने घरों में से हटा दीजिए, अपनी कारों में से हटा दीजिए, फिर चूज करिए। बोलिए सुनील भाई, मैं बीच में बोल रही हूँ। हाँ, जरूर जरूर जरूर। देखिए, ऐसा है कि हम एजुकेशन की यदि बात कर रहे हैं तो हमें बात कॉम्पिटेंस की करनी चाहिए। हमें क्षमताएं बढ़ानी है, सिर्फ नॉलेज का एक्यूमुलेशन नहीं करना है। Competency based education is the key to the new education policy, and in fact it has been existing in schools across the country. हम जो 4 पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, हम चारों तो ये बात भली भांति समझते हैं कि competency is important, literacy and transformation of information is not important. But if you talk about facilities, I'm sorry to say, since there are takers, that is why we are giving. लोग लेने को तत्पर हैं, इसलिए हम दे रहे हैं। सुविधाएं देके सक्षम और अच्छे सिटीजन्स पैदा कर रहे हैं, जो ना केवल देश में बल्कि समूचे जगत में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। यदि इन सुविधाओं से हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, ये बात सही है आपकी, तो हम भी कहीं ना कहीं विचार करके। मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करूंगी। आई थिंक आज के टाइम में अगर हम कंफर्ट प्रदान कर रहे हैं तो उससे उनका क्षमताएं बढ़नी चाहिए, और यही एक तरीका, आई मीन उनको टफ बनाने के लिए वी शुड होल्ड कैंप्स, वी शुड सेंड देम टू, यू नो, वी हैव टू हैव अ करिकुलम मेड लाइक दिस, जिससे कि हम उन्हें डिस्ट्रिक्ट्स फार अवे भेजें और वहाँ हम उनको सर्विसेज रेंडर करवाएं। और बहुत तरीके हैं, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम एक उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं तो मुझे लगता है। एंड अंजू जी, लेट मी ऐड ऑन, नहीं एक सेकंड, अंजू जी, आई टोटली एग्री विद यू। वी आर सेंडिंग चिल्ड्रन जहां वो बच्चे घर बना रहे हैं गरीबों के लिए। एवरी चाइल्ड इज क्रिएटिंग एन एनजीओ टू गिव बैक टू द सोसाइटी। और फिर जरा सी सर्दी होती है, अडॉप्ट कर रहे हैं, पानी फिल्टर करना सिखा रहे हैं, हाइजीन सिखा रहे हैं। There is so much that the children are doing today. और टफ बनाने के लिए बच्चे हैं। सर्दी होगी तो विंटर ब्रेक बढ़ा दिए जाएंगे, गर्मी होगी तो समर ब्रेक बढ़ा दिए जाएंगे। हम ही लोग हैं जो सरकार को लिख लिख के भेजते हैं कि प्लीज हमें मिनिमम इंस्ट्रक्शन डेज दीजिए। नहीं, आप अपने पहलू है सुनील जी। आई थिंक दिस इज अगेन अ वेरी बिग टॉपिक फॉर डिबेट, लेकिन बेसिकली ये बात है जो सवाल था, मुझे लग रहा है कि शायद मैं रख नहीं पाया अच्छे ढंग से। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग करानी है। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग ये नहीं है कि नहीं, पसीने वाली बात ही नहीं थी, बात पसीने की नहीं थी, बात सिर्फ अलग थी, एडवर्टाइजमेंट की थी कि आज हम लोग एनरोलमेंट के लिए, मैंने सिर्फ मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था कि हम लोग एलुमनाइज की बात करने के लिए, हमारी शिक्षण जो है पद्धति उसकी बात करने की बजाय उनका जिक्र क्यों करते हैं, है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं का ऑरा है। आज मीडिया से मुझे पता होता है चीजों को ग्लैमराइज कैसे करना है,
मैं भी आपसे बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछ सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप शिक्षाविद हैं, आप उसको बच्चों को दिशा देते हैं, भविष्य को दिशा देते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको सार्थक लोग हैं जिनसे मैं सवाल कर सकता हूँ। ये मैं किसी रास्ते चलते लोगों से नहीं पूछ सकता ये सवाल, और न ही उसके लिए वो मुनासिब व्यक्ति है कि उसका जो जवाब देगा, है ना। क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ी बात ये आती है, हर एक ने अपने दायरे, अपने खांचे, अपने एक हाशिए बना रखे हैं जहां से वो बाहर निकलकर बात ही नहीं करना चाहता है। चलिए, आपने बड़ा दुरुस्त फरमाया। मुझे लगता है समय कैंपस भी बड़ा हो और सोच भी बड़ी हो, दोनों चीजें बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल, वो कैंपस बड़ा होना जरूरी है। उनकी खेल के मैदान बड़े नहीं होंगे तो बच्चे अपने आप को विकसित कैसे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे शिकायत नहीं है, शिकायत उस बात से आएगी कि हम लोग उन्हें जो आकर्षित करें ना, तो हमारी शिक्षण शैली के जरिए आकर्षित करें, ना कि हम लोग ये कहें कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है। कोई प्राइवेट सेटअप अगर नया कोई काम शुरू करेगा तो वो कैसे एलुमनाई की बात करेंगे, या वो कैसे अगर वो किसी एजुकेशन सेक्टर में भी नए घुसेंगे, सपोज करिए, मैं नहीं जानती यहाँ, लेकिन उसमें अगर इस चीज को एक्सक्लूड करके देखें कि ठीक है, मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूंगा आपको कि अगर मैं एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता हूँ, नई स्कूल खोलता हूँ, तो वहां पर मैं अपने जो शिक्षक हैं उनके अनुभव की बात कर सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, हमारी करिकुलम हम इस तरह से डिजाइन करके लेके आएंगे। टाइम में आप हॉस्पिटल्स देखिए, मेदांता देखिए, मैक्स देखिए, जब कोई नया विंग शुरू करते हैं तो वो अपने स्पेशलिस्ट को का एड बनाते हैं। लेकिन मेदांता की सुनील भाई, आपकी इस बात को तो हम इनकार ही नहीं कर रहे कि इसकी बात मत कीजिए, इसकी तो कीजिए, अपने टीचर्स की भी करिए, अपनी लीनिएज की भी करिए। जो आपको एजुकेटर्स आएंगे उनके बारे में बताना कि ये हमने ये पैनल में रखा, ये हमारे बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में है, ये सब दैट ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर कि सब स्कूल्स करते होंगे, सब कॉलेजेस जो प्राइवेट हैं वो भी करते होंगे। एडिशनली आई थिंक दिस दैट इतने एकड़ का लैंड है या क्या, दैट शोज देयर पोटेंशियल। बेसिकली इट इज एन एग्जीबिशन ऑफ कि भाई हमारा पोटेंशियल है, हम पे आप ट्रस्ट डेफिसिट मत रखिए, ट्रस्ट करिए हम पर। आई थिंक that is also another way of looking at it. Maybe that's what important thing is, उनको जिंदगी से जोड़े रखिए। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जिंदगी से भागे जा रहे हैं कामयाबी की तलाश में, और सुकून से दूर जा रहे हैं सुकून की तलाश में। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिंदगी से बच्चों को जोड़े रहिए, स्मॉल एक्सपीरियंसेस से जोड़े रहिए, ऐसी चीजों से जोड़े रहिए जो खुशी देता हो। कहने की बात है सुनील जी, बिल्कुल आपकी बात मुझे लगता है बनाना बहुत जरूरी है। हमारा जैसा सेटअप जो है कॉलेजेस का, उसमें तो आपको पता ही होगा कि क्या फीस स्ट्रक्चर है। वी हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू ग्लोरीफाई, एंड देन हमारे साथ फिलैंथ्रोपिस्ट जुड़ते हैं और हमारे यहाँ ऐसी चीजें अब हम करने की कोशिश करते हैं जो करिकुलम से भी बाहर हैं और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शायद आ रही हैं। तो रिसर्च है, जैसे अब हमारे को रिसर्च एक्सपोजर जरूर कराना चाहिए स्टूडेंट्स का, तो वो सब चीजें अवेलेबल। गवर्नमेंट फंडिंग बहुत बाद में आती है, लेकिन अगर हम देते हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट है, हम वो भी करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों तरह से बेसिकली इट इज कि चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, बेसिकली एक्सीलेंस की तरफ ही जाना चाहिए, और वही सबकी कोशिश होती है मोस्ट प्रोबेबली। एब्सोल्युटली अंजू, सर आई वुड लाइक टू ऐड हियर, ये क्या है, जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं, अगर आप ये देखिए कि व्हेन यू टॉक अबाउट अ सक्सेसफुल कंट्री, इफ द एजुकेशन इज सक्सेसफुल, द कंट्री आल्सो विल ऑटोमेटिकली बी सक्सेसफुल। जो भी कंट्री और जो भी सिटीजन्स, बेसिकली कंट्री सिटीजन से बनती है। जो भी सिटीजन्स अपने कल्चर को वैल्यू करते हैं, अपने जो पुराने रिसर्च किए हुए चीजें हैं उनको, ग्रंथों को वैल्यू करते हैं, जब ग्रंथों का निचोड़ आता है आपके हाथ में, जैसे फॉर एग्जांपल when I was talking about emotional intelligence or emotional quotient, when it is spoken, जब ये बाहर से रिसर्च होके आता है that you know how to practice it, ये बोलते हैं practice mindfulness। लेकिन अगर आप हमारे ग्रंथों को देखें तो सारे ग्रंथों का निचोड़ ही mindfulness, they say mindfulness is yoga, but unfortunately जब ये बाहर जाता है और वहां से एक छोटी सी चीज ठप्पा मार के जब हमारे कंट्री वापस आती है, हम उसको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। तो जब तक हम अपने कल्चर को वैल्यू नहीं करेंगे, तब तक हम we will not be a very successful country. And if a country can be successful if the people inside who are in the country are also successful. So मैं आपको अभी नहीं बोला, totally agree what Lata ji is saying
You need to be rooted to your traditions and ready to embrace the world. Absolutely. So, Be rooted in your traditions and open to changes that are desired. आप इसमें मैं सर एक और बात बोलना चाहूंगी, आप जितने भी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड देखिए who are very successful countries जिसको मानते हैं, whether you talk about America, they are very proud of जो भी कल्चर हो उनका, they are very proud of their culture. You talk about Japan, they are very proud of their culture. You talk about Germany, you talk about China, they are very proud of their culture. और हमारा कल्चर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत रिच है. Unfortunately सर, इसका निचोड़ is not part of the curriculum anywhere. आप ये देखिए, एजुकेशन डील्स विद द फिजिकल, इट डील्स विद द मेंटल, अभी उसमें इमोशनल भी थोड़ा आ गया है, बट अनफॉर्चुनेटली द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इट, चाहे वो थोड़ा सा ही हो, इज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम. जब तक आप इस सिस्टम को पार्ट ऑफ द सिस्टम, स्पिरिचुअल पार्ट को, जिसके लिए हमारी ईस्ट को एक्सपर्टीज मानी जाती थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब तक वो हिस्सा नहीं होता है किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरह से, हाउ डू यू फील? आप जिसे बोलते हो रेप केसेस बढ़ रहे हैं, you feel so much is spent on education, but unfortunately हमारे ग्रंथों के जो रिसर्च है उसको ही हम अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसको पार्ट ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं. So how do you feel we can have individuals who are complete individuals? There will always be a lopsided growth. जब आप चाहते हो कि इंडिविजुअल ग्रोथ कंप्लीट हो, उसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हमको ध्यान देना होगा. इसी से हमारी उन्नति होगी, इसी से हमारी कंट्री की भी उन्नति होगी. लता मैम, मुझे लगता है कि हमें बच्चों को खूबसूरती देखना भी सिखाना पड़ेगा. प्रतिमा जी, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में आया, मैं लता मैम से उसका आंसर बिल्कुल चाहूंगा, जो बहुत जरूरी है सफलता के लिए. आपने बड़ी खूबसूरती बात कही कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर, हमारे वेद हैं, हमारे ग्रंथ हैं, हमारे उपनिषद हैं, उन सब के अंदर जीवन के सार्थक मूल्य बताए गए हैं, जीवन किस तरह से जिया जाए वो सब बताया गया है. एक बात बहुत अच्छी सी वहां पर कही गई है अभिमान को लेकर कि भी जिसके अंदर अभिमान है वो जीवन में सफल नहीं हो सकता. लेकिन आजकल एक शेर ध्यान में आता है कि नुक्ते ने बदल डाली जिंदगी हमारी, हम अर्ज करते रहे वो गर्ज समझते रहे. मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल की जो सामाजिक जो सरोकार की बात करूं, उसके अंदर अभिमान का बड़ा बोलबाला होता जा रहा है ना. लोगों के अंदर ईगो बहुत हो गया है, दूसरों को इग्नोर करने का. तो इसके पीछे क्या लगता है, क्या वजह है? ये कहाँ से आ रहा है, ये इनपुट उनको कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात, आप अच्छे से जान सकते हैं, अगर आपने वेद ग्रंथ जैसे आप बात कर रही हैं, तो उनमें ये स्पष्ट कहा गया है कि अगर अभिमानी हैं तो आप सफल नहीं हो सकते. और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि वर्तमान युग के अंदर अभिमान चरम की तरफ बढ़ रहा है, हम दूसरों को सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं. तो अगर अभिमान बढ़ेगा तो सफलता तो आ ही नहीं पाएगी. तो ये क्या लगता है, ये एलिमेंट कहाँ से आ रहा है? सर, सक्सेस का फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया है सर. अगर आप सक्सेस देखिए तो पीपल फील यू आर सक्सेसफुल इफ यू हैव लॉट ऑफ वेल्थ, पीपल फील यू आर वेरी सक्सेसफुल इफ यू हैव लॉट ऑफ स्टेटस, नेम, फेम, पावर है, पोजीशन है. जब तक ये पैमाने इंपॉर्टेंट रहेंगे सर, टिल एक होता है हैप्पीनेस, टेम्पररी हैप्पीनेस, वन इज परमानेंट हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड. जब तक हमारा उद्देश्य ये नहीं होगा कि दैट इट शुड लीड टू परमानेंट हैप्पीनेस and it should lead to permanent peace of mind, जब तक ये दोनों उद्देश्य नहीं होंगे तब तक चीजें हमेशा लॉपसाइडेड ही चलती रहेगी. सो हमारे जो उद्देश्य हुए जिंदगी के, अगेन आई कम बैक टू माय सेम इंटेंशंस. हम इस जिंदगी को क्या इंटेंशन से जीते हैं? अगर इंटेंशन जो आपको होगा, आपका गोल वही होगा और आप वहां तक पहुंचोगे. अगर इंटेंशंस आपके डीप होंगे, आपकी जर्नी भी उस हिसाब से होगी, आपके लाइफ के सर्कमस्टांस वैसे होंगे, आपके जो गोल्स होंगे वो भी उस हिसाब से होंगी. सो कहीं ना कहीं, अगेन आई टेल यू, जैसे आपने कहा ईगो इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं हम्बलनेस इज नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट. आप पहले ग्रंथों में देखिए, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी कि चाहे कितने ही बड़े राजा हो, लेकिन उसका हम्बलनेस होना, वो सोचते थे कि ये मेरा धर्म का रास्ता है कि मुझे सारे कार्य करने हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ, ये फीलिंग नहीं आनी है. और चूंकि वो मैं नहीं था, मैं कर रहा हूँ, ये मेरी सोच है, ये मेरे आइडियाज हैं, जब तक सर मैं आएगा तब तक ये सारी ईगो वाली प्रॉब्लम चरम सीमा पर बढ़ती ही रहेंगी. सो humbleness should be accepted and it should be taught in school also, that humbleness is more important than ego. और ऐड वन लाइन में, एक मेरा बड़ा मन है लता जी की बात को देखा, मैं बार बार अपना हाथ उठा रही हूँ. मुझे लगता है कि ये जो ईगो है, ये इनसिक्योरिटी का दूसरा नाम है. एक्सीलेंट. Exactly.
अगर हम लोग अपने ही सर्कल में देखें तो इनसिक्योरिटीज इतनी बढ़ गई हैं और पेशेंस खत्म हो गई है। अगर आज की भी मीटिंग हम देखें, अगर हम कोई ये तो हम 5 लोग बैठे हैं, लेकिन आप देखिए जूम मीटिंग्स आप भी बहुत सारी अटेंड करते होंगे। आजकल वेबिनार्स का एक ट्रेंड चला हुआ है, तो अपनी बात कह के वक्ता लीव कर जाता है मीटिंग। उस मीटिंग में भी कोई पूरा 1 घंटा नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरे पास मैं दूसरी मीटिंग में जाना है, ये करना है, वो करना है। अपना कहो, अपना कह के निकल लो और दूसरे की बिल्कुल मत सुनो। So this is becoming a part of our lives, and we are in this insecurity, in this complex that we are living कि हाँ हमने अपनी बात अपने हमारे कॉलीग्स में भी देखिए, आप जो हमारा टीचिंग फ्रेटर्निटी है उसमें आप देखिए कि बोलना का सबको टीचर है तो बोलते तो हैं ही, हम सभी बोलते हैं, खूब बोलते हैं, लेकिन और बहस भी बहुत करते हैं, लेकिन उसके बाद हम अपना कह के कि हमने ये किया वो किया, एक फलाना है, हमारा यहाँ पेपर है, हमारा यहाँ पेटेंट है, ये है वो है, एंड वी लीव दिस। तो ईगो इन्हीं बातों से आता है। एब्सोल्यूट हैप्पीनेस इज व्हाट इज सो डिफिकल्ट टू बी अचीव्ड, बट फॉर दैट वी हैव टू डू इंट्रोस्पेक्शंस, इंटरनलाइज करना। मैं बिल्कुल हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अंजू जी आपका कि आपने इसको चर्चा को बहुत ही सुंदर मोड़ के ऊपर लेकर आए और सही मायने में ये जरूरत है। चलिए प्रतिमा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रतिमा जी अपनी बातों को कहें। मुझे लग रहा है हमें बच्चों को जिंदगी की खूबसूरती देखना भी सिखाना चाहिए। हम निगेटिव एस्पेक्ट्स हाईलाइट ना करें। यदि उनको अच्छी खूबसूरत चीजों को सराहना सिखाएं तो निश्चित रूप से कुंठाएं कम होंगी और वो जिंदगी को बेहतर संपूर्ण तरीके से जीना सीखेंगे। कहते हैं ना वो कि कहकशा आंख का नजरिया बदल देता है, आईना सामने है, सिकंदर नहीं हूं मैं। तो ये बात हमें जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि हम बच्चे को परोस क्या रहे हैं। हम यदि निगेटिव चीजें परोसेंगे तो वो कुंठित और निगेटिव माइंडसेट का आगे जाके विकसित होएगा। इसीलिए एक विशेष अखबार में मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी, नो निगेटिव मंडे भी शुरू किया था और मैं निश्चित रूप से उस दिन वो अखबार जरूर पढ़ती थी, क्योंकि यदि हम खूबसूरती देखेंगे तो खूबसूरत नजरिया डेवलप करेंगे और यदि हम हर चीज में बुराई देखेंगे तो हमारा नजरिया भी उतना ही ऐसा ही बनेगा। और एक और बात इतनी जरूरी है कि अधजल गगरी छलकत जाए। जिन लोगों में ठहराव नहीं होता वो निश्चित रूप से थितले होते हैं, ज्यादा बोलते हैं। जिसमें जितना जर्फ है उतना ही खामोश है, जिसमें जितना जर्फ है उतना ही खामोश है। बहुत बहुत सही बात कही है आपने और मुझे लगता है कि उस समय उम्मीद उससे बहुत ज्यादा ले लिया, लेकिन आप सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहूंगी। ये है कि लाइफ में अगर हमने बच्चों को, हम ये नहीं कह सकते कि यू आर अ सन ऑफ अ रिच पर्सन, यू आर अ सन ऑफ और यू आर अ किड ऑफ अ मोस्ट पावरफुल पर्सन, इसलिए लाइफ आपके तरफ कोई गुगलीस नहीं फेंकेंगी। लाइफ इज गोइंग टू थ्रो गुगलीस एट यू। वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन हाउ टू टर्न दोस गुगलीस इनटू 4s and 6s in life, and that will make a difference. चलिए मैं आप लोगों से बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इस चर्चा से जुड़े और मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो संक्षेप में जो बातें कही वो मैं एक बार बता दूं, जिस प्रोग्राम का जो सार है कि कहीं ना कहीं हमें एक तो आभारी होना सीखना पड़ेगा, सम्मान करना सीखना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस लेकर आनी सीखनी पड़ेगी कि हम ही नहीं दूसरा भी कोई सही हो सकता है। हम लोगों ने ऑर्गेनाइज होने की जो बातें की, जीवन में शांति लाने की बातें की, उन सब चीजों का जब संतुलन बैठाकर हम आगे बढ़ेंगे। और अभी प्रतिमा जी ने बड़ी अच्छी सी बातें कही कि नेगेटिव ही नेगेटिव नहीं सोचेंगे तो हम लोग नेगेटिव होते चले जाएंगे, हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाना पड़ेगा। तो हम लोग पूरी कोशिश करें कि हम पॉजिटिव दिशा की तरफ ही बढ़ें, सकारात्मक दिशा की तरफ ही बढ़ें, लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ सकारात्मक सोचने से ही सकारात्मक वातावरण नहीं हो जाता। उसके लिए वो माहौल भी तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो जमीन बिछे हुए कांटे भी हमें चुनने पड़ेंगे और ये कांटे चुनने की जिम्मेदारियां हमेशा शिक्षकों की होती है। तो शिक्षकों के लिए मुझे फिर से एक बात ध्यान आती है कि मैं पत्थर हूँ, मेरे सिर ये इल्जाम आता है, आईना कहीं भी टूटे मेरा ही नाम आता है। तो कोई भी युग अगर कहीं भी किसी गलत दिशा में जाएगा तो निश्चित तौर के ऊपर वो शिक्षकों के ऊपर ही आएगा। हम चंद्रगुप्त की बात करें, हम भगवान राम की बात करें, श्री कृष्ण की बात करें या फिर महाराणा प्रताप की बात करें, वो उनके शिक्षकों की वजह से
याद किए जाते हैं। और आप शिक्षक हैं, आप ये बात मुझसे बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि बच्चों को, देश को, इस युग को दिशा कैसे देनी है। मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने अनुभवों से इस कार्यक्रम को सरोकार किया, मेरे सवालों का जवाब दिया, और मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं जब लोग आपकी चर्चा देखेंगे तो जो आपने फॉर्मूले जो बताए हैं, जो अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं, उनके जरिए वो अपने जीवन में सफलता अर्जित कर पाएंगे। एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े और सफल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।